उर्दू नावल इंसान और जिन की अनोखी दास्तान। नोट: कहानी फर्जी है, इसे हकीकत के साथ जोड़ने की कोशिश न करें। शुक्रिया। इंसान और जिन की अनोखी दास्तान। बेजान इतने खतरनाक मौसम में कौन आ गया है? यहाँ तक नौजवान लड़के लड़कियाँ हैं तूफान की वजह से पनाह जाते हैं। आपकी वालदा ने इन्हें गेस्ट हाउस में सुबह तक के लिए ठहरने की इजाज़त दे दी है। वालदा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप नहीं जानती सरगम भाई जान को इंसानों का यहाँ आना कतई पसंद नहीं है और वालदा ने इन्हें सुबह तक यहीं रहने की इजाज़त दे दी है। आर्या ने फिक्रमंदी से अपने सामने खड़ी देर उम्र औरत को देखा जो बचपन से इस विला की मुलाजमा है। आपकी फिक्र बजा है, लेकिन मैं इन्हें मना करने की जुर्रत नहीं कर सकी। मैं शर्मिंदा हूँ आपसे। आप चाहें तो सरगम साहब के आने से कबल इन्हें यहाँ से भिजवा दें। मोदो खड़ी वो औरत उससे मशवरा देने लगी, जबकि आर्या को इसका मशवरा एक आंख नहीं बाया। बीजान अब बोल रही हैं, यहाँ 5 खानदान रिहाइश पजीर हैं। अब तक सबको मालूम हो चुका होगा कि सरगम विला में बिन बुलाए मेहमानों की आमद हो चुकी है। फिर अब क्या करना चाहिए? बीजान ने आर्या को देखा जो दाईं तरफ देख रही थी। बीजान की बात पर सरसराती हुई आवाज़ विला के हाल में गूंजी। इंतज़ार। वो कितना खूबसूरत घर है इस औरत का। काश ये मेरा होता। महवश हसरत से सारे गेस्ट हाउस को देखकर चेकी, जबकि इसके साथ आए 3 लड़के और 2 लड़कियां जो अपने सामान को देख रहे थे। इसकी बात सुनकर सर झटककर दोबारा अपने कामों में लग गए थे। हारून और आरफ, तुम दोनों का क्या हाल है? यूनिवर्सिटी वालों को इन्फॉर्म करने से बेहतर नहीं है कि 3 दिन हम इस हसीन जगह में गुजारें? हारिस ने आंख मारकर मशवरा दिया। गुड आइडिया। वैसे भी हमारे पास पैसे हैं, हम आराम से अपने घर जा सकते हैं। माहम ने पुरजोश लहजे में कहा। सबको हारिस का आइडिया पसंद आया था, सिवाय ज़ारा के, जो इनके साथ बस से उतर कर चल पड़ी थी। रह रहकर उसे अपनी गलती का एहसास बड़ी शिद्दत से हो रहा था। महवश और माहम की बातों में आ गई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई यहाँ नहीं रुकेगा। शुक्र करो आंटी ने हमें कल तक के लिए अपने घर में रहने की इजाज़त दी, वरना जाने हम लोगों का इस तूफानी रात में क्या होता। चश्मे को शहादत की उंगली से ठीक करती वो जल्दी से बोली, जबकि पांचों मुंह खोले उसे देखने लगे जो आज इतनी बात हो से कर रही थी। वरना ज़ारा अमल ज़ोर से ज़्यादा बोलना गुनाह समझती थी। इससे कबल इनमें से कोई भी कुछ बोलता, लकड़ी का मजबूत बड़ा दरवाज़ा एकदम बजा। सब साथ खड़े बिना पलक झपकाए सामने खड़ी दराज कर लड़की को देख रहे थे, जो अपनी शहद आंखों से इन सब का जायजा ले रही थी। आप सब कहाँ जा रहे थे? आर्या ने नरम लहजे में हारून की तरफ देखकर पूछा। हम लोग यूनिवर्सिटी वालों के साथ पिकनिक पॉइंट पर आए थे, लेकिन अब हम फंस चुके हैं, वो भी यहाँ। हारून के बोलने से पहले ही हारिस क्या उठा। आर्या ने गुस्से से बड़ी नजरें इस पर डाली। हारिस का बीच में बोलना इसे नागवार गुजरा था। ठीक है, कल तक आप सबको हिफाजत यहाँ से भेज दिया जाएगा। बाकी जिस चीज़ की ज़रूरत हो, दीवार पर इंटरकॉम लगा है, इसे ज़हमत दीजिएगा। विला में रात के पहर घूमना सख्ती से मना है। आर्या सांस खींचती अपनी बात मुकम्मल करके हारिस के करीब गई। बीच में बोलने की आदत आपकी इंतहाई खराब है। आर्या झुकती नज़रों से कहती पलट गई, जबकि हारिस के हाथ पांव ठंडे बर्फ हो गए। अंधेरे में डूबा सरगम विला अपनी पूरी शान से खड़ा था। खूबसूरत सा बड़ा स्याह रंग का बैरूनी गेट बिना आवाज़ के खुलता चला गया। जन से गेट से अंदर दाखिल होती वो स्याह चमचमाती गाड़ी सीधा पोर्च में आकर रुकी। ड्राइविंग सीट पर बैठा सरगम तेजी से गाड़ी से निकला। 6 फुट 3 इंच कद, कसरती जिस्म, सुर्ख सफ़ेद रंगत, हल्की हल्की शेव, शहद रंग आंखों में गुस्सा भरा था। आते ही सबसे पहले एहसास जो बड़ी शिद्दत से हुआ था
वो इंसानों का इसके घर में होने का था। ऐसा नहीं था कि वो इंसानों से दूर भागता था, वो तो इंसानों की दुनिया में बिजनेस टाइकून के हैसियत से मशहूर था। वही लड़कियों के लिए मगरूर शहजादा जिसे इनसे कोई वास्ता नहीं था, वो अपनी दुनिया में खुश था। सरगम गुस्से से आर्या के कमरे की तरफ भाग रहा था, जिसे किसी नाजुक वजूद से जोर से टकरा गया। ज़ारा खामोशी से बैठी इन सब को बातें करता देख रही थी, जिन्हें इसकी शायद ज़रूरत नहीं थी। ज़ारा बोर होती खामोशी से उठकर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। इस वक्त वो तन्हाई जाती थी। दूसरी तरफ किसी ने भी उसे बाहर निकलते हुए नहीं देखा। अम्मी को अगर मालूम हो गया मैं यहाँ हूँ, वो तो कभी मुझे दोबारा इजाज़त नहीं देंगी। उफ, ज़ारा तुम कहाँ आ गई हो? ज़ारा बड़बड़ाती हुई हाल में आकर इर्द गिर्द देखती दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, जब किसी से जोर से टकराई। वो जो भी था बहुत ही मजबूत जिस्म का मालिक था। ज़ारा का सर घूम कर रह गया। आंखों से चश्मा उतार कर सर को दबाती वो आंखों को सख्ती से बंद किए हुए थी, जबकि सामने खड़ा सरगम इस नाजुक सी लड़की को देखता सारा गुस्सा भूल गया। आपको इससे कबल ज़ारा इससे कुछ कहती, सरगम को देखकर पल भर के लिए थम गई। माफ़ कीजिएगा सरगम साहब, आपकी वालदा बीजान तेजी से घबराती हुई दोनों के करीब आकर बोली। जब सरगम हाथ उठाकर रोका, आप जाने का कहता वो सामने खड़ी लड़की को देखने लगा, जो आंखों पर चश्मा लगाती उंगलियां मरोड़ रही थी। वो जो भी था इंतहाई हैंडसम था। सॉरी, मैंने देखा नहीं आपको। ज़रा हिम्मत करती लबों पे जुबान फेरती घबरा कर उससे बोली, नाम क्या है तुम्हारा? सरगम इसकी बात नज़रअंदाज करता गहरी नज़रों से उसे देखते हुए पूछने लगा। ज़ारा ने घबरा कर उसे अपना नाम बताया। अब उसे सामने खड़े शख्स से खौफ महसूस हो रहा था। मैं चलती हूँ। ज़ारा उसे कुछ भी बोलने का मौका दिए बगैर तेजी से भागी। सरगम भाईजान, हमारी कोई गलती नहीं है। आर्या सर झुकाकर बोलती एक कदम पीछे हुई थी। तुम जानती हो यहाँ आज तक कोई इंसान नहीं रहा, फिर इतनी संगीन गलती कैसे हो गई? आर्या सरगम संजीदगी से कहता उसका हाथ पकड़ चुका था। आर्या ने लरस कर अपने भाई को देखा। हमारी गलती नहीं है सरगम भाईजान, हमें तो बहुत देर में खबर हुई। तुम्हें लगता है सुबह होने तक कोई भी जिंदा बचेगा? मैं इंसानों का यहाँ आना तभी पसंद नहीं करता, सरगम ने कहते साथ ही इसके हाथ पर दबाव बढ़ाया। आर्या किरा के रह गई। हम इनकी हिफाजत करेंगे। हमने इन्हें सख्ती से मना भी किया था कि वो बाहर न निकलें, लेकिन वो लड़की आपसे टकरा गई। आर्या की बात पर सरगम को ज़ारा का ख्याल आया। जाकर सबको खबर कर दो, ये अब मेरे मेहमान हैं, कोई भी शरारत ना करे वरना इंजाम के जिम्मेदार खुद होंगे। हाथ छोड़ के हुक्म देता वो आर्या को हैरान कर गया। ये पहली बार था कि सरगम ने यूं सबसे बचाने के लिए ऐसा हुक्म दिया था। तुम कहाँ गई थी? माहम ने हैरान होकर ज़ारा को अंदर आते देखकर इस्तग़फ़ार किया। माहम की बात पर सब ने दरवाजे की तरफ देखा। मुझे प्यास लगी थी, रूम फ्रिज यही तो है, फिर बाहर जाने की क्या ज़रूरत थी? सुना नहीं था वो लड़की क्या कह कर गई थी? मैलिस ने नाक चढ़ाकर उसे आर्या का हारस को चिड़कना अच्छा नहीं लगा था। मुझे दिखा नहीं। ज़ारा बहाना करती कमरे की तरफ बढ़ गई। हिना चश्मिश जो है वैसे इस कार्टून को साथ लाना ही नहीं चाहिए था। माहम ने नाक चढ़ाकर कमरे में जाते देखा। खूबसूरत बला कहती तो मैं तुमसे इत्तेफाक कर लेता। क्यों हारून? आरफ ने मानी हेज मुस्कुराहट से हारून को देखा। वो जानता था जो उससे ज़ारा इन लोगों के साथ है। हारून की नज़रें बचड़ कर उसी के चेहरे की तरफ उठ रही थी। शिट, अब आरफ बकवास मत करो, माहम नज़र रखो। हारून कहकर उठ खड़ा हुआ, जबकि माहम मशकूक नज़रों से आरफ को देख रही थी।
झुकते से उठती वो लंबे लंबे सांस ले रही थी। पसीने से शराबोर वो अपने इर्द गिर्द देखने लगी। जब उसे लगा कमरे के कोने में रखी रॉकिंग चेयर पर कोई बैठा हल्के हल्के चेयर को आगे पीछे कर रहा है, जबकि उसकी नजरें ज़ारा के वजूद के आर पार हो रही हों। कौन है? ज़ारा ने अटक अटक कर कहते तकिए के साथ रखा अपना चश्मा उठाकर कांपते हाथों से लिवाया। शायद मेरा वहम था। चश्मा पहनते ही कोने में रखी रॉकिंग चेयर को हाली देख कर बड़बड़ा कर ज़ारा दोबारा लेट कर करवट बदल गई, जबकि रॉकिंग चेयर एक बार फिर हल्के हल्के आगे पीछे होने लगी। अभी कहाँ जा रहा है? आरफ ने घबरा कर हारिस को दरवाजे की तरफ बढ़ते देख कर सरगोशी की। शश, अभी मैंने इतनी खूबसूरत लड़की को देखा है कि क्या बताऊं। तू भी चल, मिलते हैं। दिमाग खराब हो गया है क्या? मरवाएगा। किसी को भी पता चला ना, धक्के मार कर इसी वक्त बाहर कर देंगे। आरफ ने घबरा कर इर्द गिर्द देखते हुए उसे झिड़का। अरे इतना बड़ा महल है, कोई नहीं देख रहा यहाँ? हारिस ने मस्ती से दोनों बाजुओं को फैलाकर एतराम में देकर कहा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आर्या की तेज आवाज़ पर वो जो बोले जा रहा था एकदम क्रंच खा कर रह गया। झटके से घूम कर देखा जहाँ आर्या पुरस्कून गड़ी आंखों में गुस्सा भरे उसे घूर रही थी। हारिस की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दूर गई। आरफ शायद उसे देखते ही भाग गया था। वो एक्चुअली मम, मुझे नींद नहीं आ रही थी और सब सो गए हैं मम। हारिस थूक निकलता लड़खड़ाती जुबान से बोल रहा था जब आर्या एक कदम आगे बढ़कर इसकी तरफ झुकी। हारिस की जुबान एकदम तलवे से चिपक कर रह गई। उसे अब महसूस हुआ था सामने खड़ी हसीना इससे 2 फुट लंबी थी। हम बेसरगम भाई जान से कहा था हम आप सब की हिफाजत करेंगे, लेकिन हमें अफसोस हुआ आपकी गंदी नीयत जान का। हमारी अपनी इज्जत है जैसे इंसानी दुनिया में एक दूसरे इंसानों को अपनी इज्जत की होती है। ये शश, बीच में बोलने वाले सख्त नापसंद हैं। हमें हारिस इसे गूंगों की तरह देख रहा था, जबकि इसकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थीं। आर्या ने अपनी बात मुकम्मल करते ही अपने हाथ को इसके दिल के मुकाम पर रखा। हारिस हनोस इसे देखे जा रहा था, जिसने खूबसूरत सी मुस्कुराहट से उसे देखा। फिर देखते ही देखते सामने खड़ी वो खूबसूरत लड़की गायब हो गई। साथ ही हारिस पति पतंग की तरह कालीन पर गिरते ही साकत हो गया। ये आपने क्या कर दिया? सरगाम साहब आपको इसकी सजा दे सकते हैं। बी जान जो कर इसे छूकर परेशानी से बोली। हमें मंजूर है। ये हमारी बहन को देखकर गलनियत से जा रहे थे। ये हमें कतई मंजूर नहीं था और हमने तो कुछ भी नहीं किया। गंदी जहानों के लोगों के दिल कमज़ोर होते हैं। तभी खौफ से खुद खत्म हो गया। आर्या हारिस को नफरत से देख कर कहती आगे बढ़ने लगी। जब बीजान की बॉल पर पलटकर इन्हें देखा, अलमिया फिर खुद दोनों को खत्म कर देती, लेकिन इस लड़के की किस्मत अच्छी रही। आर्या कह कर रुकी नहीं। बहू, हा, याद कितनी डरपोक हो तुम। महवश ने माहम के उछलने पर हंसते हुए उसका मजाक बनाया। बहुत बेहुदा किस्म की लड़की हो तुम, पहले ही मुझे यहाँ खौफ आ रहा है। वट, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इतनी रोमांटिक जगह को तुम खौफनाक कह रही हो। यहाँ तो एक अदद यादगार कर्नल लाइट डेट हो सकती है। महवश ने लोफराना अंदाज में आंख मारते हुए राजदारी से कहा। माहम ने इसकी बार पर घूर कर इसके कंधे पर चपेट लगाई। फजूल ही बोलना, पता नहीं हारिस ने तुम्हें प्रपोज कैसे कर लिया। माहम चिढ़कर बेड पर जाकर नेम दराज हुई। इससे खबर महवश खुद की तारीफ में ज़मीन व आसमान एक करती। लकड़ी का भारी दरवाज़ा बज उठा। इस वक्त कौन आ गया है? हाय, लगता है हारिस को मेरी याद सता रही है। माहम को अतरा कर जवाब देती जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला। आरफ हारून के साथ ज़ारा, जिसे कच्ची नींद से जगाया गया था,
महवश को देखते ही इससे लपट कर रोने लगी। क्या हुआ चश्मिश, क्या किया तुम लोगों ने? महवश ने केवरी चढ़ाकर ज़ारा के गिर्द हंसार करते इन दोनों को घूरा। हमने कुछ नहीं किया, वो हारस। हारून कहते कहते हॉर्न बज गया। सब जानते थे महवश और हारस दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्या हुआ? हारस को ज़ारा क्या हुआ? महवश ने उसे खुद से अलग करते घबराते हुए पूछा। माहम भी अपनी जगह से उठकर इनके करीब आ गई। जब हारून ने जब से इन्हें हारस के मतलब बताना शुरू किया, हारस पता नहीं कब गेस्ट हाउस से निकलकर बैरी दौर से बाहर गया था, हमें पता ही नहीं चला। काश मुझे पता चल जाता तो मैं कभी इसे जाने नहीं देता। गॉड डैम, हारून जल्दी बताओ वो कहाँ है? इस वक्त वो हमें जब मालूम हुआ तो हम पिछली तरफ गए, वहाँ कोई जानवर इसकी बेजान वजूद को आधा खा चुका था। चौकीदार ने भर वक्त खबर कर दी, वरना शायद हम कभी जान ही ना पाते। हारून के ठहर ठहर कर बताने पर महवश और माम की आंखों बेयकीनी से फैलती चली गई। रात के दूसरे पहर सरगाम वेला रोशनिया से नहा गया। सरगाम गुस्से से अपनी बारी आवाज में जंगाड़ रहा था। सब घेरा बनाकर हाथ बांध कर खड़े थे। वो इन सब जन्नों के सरदार का इकलौता बेटा था। उसके बाप के बाद अब वो इन सब का सरदार था। जिन्नों में वो सबसे ज्यादा खतरनाक था। आर्या इसकी एक ही बहन थी, जबकि सब रिश्तेदार जिन में एक दो खानदानों के अलावा दुश्मन थे। सरगाम और आर्या बखूबी जानते थे आप सब जा सकते हैं और आप भी जान दो मुलाजमों को इनकी निगरानी में रखें जब तक सुबह नहीं हो जाती। कोई भी बाहर न निकले। जो हुक्म बी जान सर झुकाए का कहती पलट गई, जबकि सरगाम के हुक्म पर लम्हे भर में हाल सुनसान हो गया। इधर आओ सरगाम। बे सामने खड़ी आर्या को सख्ती से करीब बुलाया। वो इंसान अच्छा नहीं था। सरगाम भाई जान, आर्या को सरगाम के तासरात देखकर कुछ वक्त होने का एहसास हुआ। तुमने इनकी हिफाजत करनी थी। सरगाम इसकी बात अनसुना करते कदम इसकी जानब बढ़ाने लगा। आर्या ने तेजी से एक कदम पीछे किया। ठहर जाओ आर्या, वरना सजा सख्त हो जाएगी। सरगाम की सरसराती आवाज़ पर आर्या एक जगह जम गई। हम आपकी बहन हैं। इसे मारने से पहले सोच लेती तो ये नहीं होता। तुमने इसके सामने हमारी हकीकत खोल दी। तुम्हारी नज़रों में अपने भाई अपने सरदार की कोई अहमियत नहीं है। सरगाम ने सख्ती से कहते आर्या की गर्दन पर दबाव बढ़ाया। आर्या अगर इंसान होती तो हल्के से दबाव पर ही मार जाती। इससे कबल सरगाम इसे जोर से टपकता। किसी इंसान की मौजूदगी महसूस करते तेजी से सरगाम ने इसे झटके से छोड़ा। सरगाम साहब ये लड़की सुन नहीं रही थी। बीजान की सहमी हुई आवाज़ पर दोनों ने सौ दरवाजे की जनब देखा। ज़रा आंसुओं से तार चिरा लिए बिखरे बालों के साथ खड़ी अपने फूली सांसों को हमवार कर रही थी। प्लीज़ मुझे घर जाना है। आपके पास गाड़ी है? प्लीज़ हम लोगों को यहाँ से भिजवा दें। मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है प्लीज़। ज़रा इनके मुतवज्जो होते ही तेजी से सरगाम के करीब आई। रोते हुए इल्तिजा करने लगी। इस समय कोई डर खौफ नहीं था, जो कि सरगाम इसे देखता चला गया। लड़की तुम हमारे भाई को हुक्म दे रही हो। आर्या ने गूंजते हुए इस छोटी लड़की को देखा, जो वो मुश्किल सरगाम के करीब खड़ी इसके सीने तक पहुंच रही थी। आर्या तुम जाओ। सरगाम ने सख्त नजरों से इसे देखकर हुक्म दिया। लेकिन ये मेरा हुक्म है, जाओ। सरगाम झाड़ा। आर्या मुंह बनाकर बीजान को साथ आने को इशारा करके पलट गई, जबकि ज़ारा इसकी दहाड़ पर उछल पड़ी थी। एकदम ही उसे सामने खड़े इंतहाई हैंडसम मर्द से खौफ आया था। हाँ तो हम कहाँ थे? ज़ारा सरगाम ने उसे देखकर नरमी से पूछा। ज़ारा इसे देखकर हैरान रह गई, जिसका मूड पल पल बदल रहा था। मुझे घर जाना है। ज़ारा की आवाज़ बड़ी मुश्किल से निकली थी। सरगाम इसकी हालत देखकर महसूस हो रहा था। सुबह मैं खुद तुम्हें छोड़ आऊँगा, फिक्र मत करो। नहीं प्लीज़, आप हमें अभी ले जाएं। मैं वश बहुत रो रही थी। सब परेशान हैं।
आप हमें अपने ड्राइवर के साथ भेज दें। ज़ारा इसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। इस वक्त इसे घर जाना था। हारिस के साथ जो भी हुआ इनके साथ भी हो सकता था। यही सोच एक बार फिर सरगाम से धरवा हो बुलाए हुए थी। ज़ारा अगर मालूम चल गया था कि जनवर से ज़्यादा खतरनाक मौलू के साथ नए अंधेरे में तनहा खड़ी है तो वाइब होने में पल न लगाती। आपको समझ में मेरी बात नहीं आ रही। मुझे घर जाना है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ सोच सोच के दिमाग फट रहा है। मुझे नहीं जाना। आपके साथ सुबह मुझे अभी जाना है। शहादत की उंगली से चश्मा ठीक करते हुए ज़ारा ने जूनी लौट का तेज आवाज में कहा, इससे कभी सरगम कुछ कहता या करता। हारून ज़ारा को पुकारता भागते हुए इसके करीब आया जिस पे जट हारून का बाजू थाम लिया था। ज़ारा तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो वापस। हारून मुझे घर जाना है। तुम कुछ करो। मुझे घबराहट हो रही है। मैं सिर्फ तुम लोगों के इसरार करने पर यहाँ आई थी। देखो ना हारिस की मौत कैसे बेदर्दी से हुई। कितनी तकलीफ सही होगी इसने। अल्लाह ज़ारा मैं हूँ ना। तुम घबराओ मत। चलो मेरे साथ। हारून इसके कंधे पे बाजू फैला कर इसे पचकारता आगे बढ़ गया। दोनों सरगम को फरामोश कर चुके थे। नहीं हारून अभी चलो प्लीज़ अभी। अच्छा ठीक है चलो हम सबको कहते हैं सामान समेत ले। जब तक मैं गाड़ी का टायर चेक कर लेता हूँ। दोनों बातें करते इस पर्दे से हाल से निकल गए जाने लगी। दोनों भी जाते ही खूबसूरत सफ़ान उस चना के नीचे गिरा। कहीं भी चली जाओ वापस यहीं आओगे जिंदा या मुर्दा। बारी आवाज़ में सरगम बिला के हर जिन हर शय ने सुनी थी। जिन ज़ाते को इंसान से इश्क हो गया था। इस जिन ज़ाते को जो इंसान को अपने घर में पसंद नहीं करता जो फिर यहाँ आ भी जाते तो सरगम शरारती जिनों को हुक्म लेता इनसे खेलो। डर कर भाग गए तो खुशकिस्मत वरना मरने के बाद इन्हें जंगली जानवरों की वजह बना दिया जाता। सरगम साहब आपने याद किया। हाँ बाहर एक लड़का होगा। उसकी गाड़ी देखो। अगर कोई मसला है तो ठीक करो और सबको जाने दो। सरगम खिड़की के पास खड़ा ऐसे हुक्म दे रहा था। सरमा भरी मोटी आंखें कनों तक आते घुंघराले बाल 7 फीट कद। वहाँ हर किसी का कद बहुत दराज था बल्कि वो लंबे होकर धुएं में भी तब्दील हो जाते थे। लेकिन सरगम के कबीले के ये इंसानी शक्लों में रहना ज़्यादा पसंद करते थे। कितने ही इंसानों से इनके तलक़ात थे जो हुक्म सामने खड़ी से उसने सर झुकाकर बोलते बाहर की जानब कदम बढ़ाए। जब एक बार फिर सरगम की आवाज़ पर पलट कर इसे देखने लगा। सबको बाहिफाजत इनके घरों तक छोड़ कर आना जो इनके घरों के आसपास अपने मशगूलों में मगन है। सब वो पैगाम भेज दो। मिनट के अंदर सब मुझे सरगम विला में चाहिए। आप फिक्र मत करें काम अभी हो जाएगा। सर को दोबारा झुका कर बोलता वो गायब हो गया। जब वे सरगम सांस खींचता गेस्ट हाउस की तरफ जाने लगा। वो एक बार ज़ारा से बात करना चाहता था। मैं उस पानी पियो। माहम ने गिलास उसके लबों के पास ले जाकर कहा जिसने चूंकि गिलास को खुद पकड़ लिया था। ज़ारा आराम से। इतना जल्दबाजी ठीक नहीं है। माहम ने उसे देख कर कहा जो तेज तेज इधर से उतर जाती अपना बैग रख कर और मैं उसके बैग में ज़रूरी इस्तेमाल का सामान वापस रख रही थी। हारून कभी भी हमें बुलाने आ सकता है। तुम दोनों भी उठो। ऐसे क्यों बैठी हो? हम क्या जवाब देंगे? सबको इस बारे में सोचा है? सुना नहीं। वो औरत क्या कर रही थी? जानवर उसे आधे से ज़्यादा खा चुका है। ऐसे में इसे साथ लेकर इतना लंबा सफ़र करना ठीक नहीं है। इसके साहब भी कहाँ हैं? इसे यहीं तदफीन करवा दो। क्या तुम दोनों को लगता है इसके साहब ने यूं ये सही किया है? मैं उस दोनों को देखती बीजान के बथिन दौर आ रही थी। वो ठीक कर रहे हैं। जो भी हुआ वो शायद इसी तरह होना था। अब रोने से क्या फ़ायदा? हम तो फिर दोस्त हैं। इसके घर वाले अपने बेटे को देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे।
कह रही हो मोहम, मेरी तो नज़रों के सामने से वो मंजर नहीं हट रहा। ज़ारा ने तिजोरी लेकर इसकी बात पे हाँ में हाँ मिलाई। इससे कबल कोई कुछ बोलती दरवाज़ा नॉक हुआ। तीनों ने साल गर्दन घुमा कर देखा। आ गए। मोहम की इजाज़त देते ही जान ने अंदर आकर सबको गाड़ी रेडी है कहकर पलट गई। बेहपत ज़ारा ने अचानक परेशानी से इधर उधर नजरें घुमाई। कहाँ गया? कमरे में ही तो नहीं, बोलाई। आयब ने फ्रंट सीट पर बैठते ही पलट कर उसे देखा। सब गाड़ी में अभी बैठे ही थे जब ज़ारा को अपने पर्स का ख्याल आया। नहीं, हाँ, शायद मेरी हाथ में हैंड बैग था, सिर्फ मुझे याद नहीं आ रहा। मैं लेकर आती हूँ। ज़ारा सोचने वाले अंदाज में बोल की गाड़ी से उतरने लगी जो विंडो साइड पर बैठी थी। तुम रुको, मैं लाता हूँ। हारून इसे रोकता उतरने लगा। नहीं, मैं आती हूँ। 2 मिनट बस, ज़ारा कहते साथ ही गाड़ी से उतरकर अंदर की यानब भागी। तुम ठीक हो अब? सरगाम की आवाज़ सरगोशी में अपने बिल्कुल करीब सुनकर ज़ारा का दिल उछलकर हलक में आ गया। झटके से पलट कर इसने अपने पीछे देखा। सरगाम इससे 7 कदम दूर खड़ा इसकी तरफ देख कर मुस्कुराया। आज ही मैं ठीक हूँ, वो मैं अपना पर्स भूल गई थी। ज़ारा ने बड़बड़ा कर बोलते इसे देखा। क्या तुम मुझसे घबरा रही हो? देखो ज़ारा, जो भी तुम्हारे दोस्त के साथ हुआ मुझे इस पर अफसोस है, लेकिन तुम बिल्कुल मत घबराओ। तुम और तुम्हारे दोस्त भाई हिफाजत अपने घर पहुंच जाओगे। आपका शुक्रिया। ज़ारा ने सरगाम की बात पर निचला लव काटते हुए कहते ही जाने के लिए पर तोड़ने लगी। सरगाम मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था जो इससे अब खौफज़दा नहीं थी। ओके, फिर मिलेंगे। सरगाम चलता हुआ इसके मुकाबला कर बोला। जी अल्लाह हाफिज़। ज़ारा चश्मा नाक को ठीक करती तेज़ी से बाहर निकल गई। ज़ारा के जाते ही सरगाम ने अपनी हथेली सामने पहली। इसमें ज़ारा की नाजुक सी कान की बाली चमक रही थी। पर इसरार मुस्कुराहट के साथ मुट्ठी को बंद करते इसकी आंखें चमकी। तवील सफ़र के बाद सब थके हारे अपने अपने घरों को पहुंच गए। हारिस के घर अगले दिन हारून और आरफ उठ जाकर इन्हें इस हादसे का बताने वाले थे, जबकि सरगाम ने इस मामले में इनकी मदद करने की हामी भरी थी। जो भी था वो इसकी मेहमान थे। ज़ारा अपनी वालदा और मामू के साथ कराची के पोश इलाके में रहती थी। सलमान साहब, जिन्होंने ज़िंदगी भर शादी नहीं की थी, बहन की बीवी के बाद इन्हीं के साथ रहने लगे थे। ज़ारा की मां 2 ही बहन भाई थे, जिसकी वजह से कोई रिश्ता नहीं था, और जो बने थे शोहर के जाने के बाद वो भी ख़त्म हो गए। ज़ारा अपनी मां से मिलकर कमरे में आते ही सो गई। रात के दूसरे पहर हालत खुश होने से इसकी आँख खुली। उठकर अभी वो बैठी थी जब नज़र कमरे के बालकनी के दरवाजे पर पड़ी। अंधेरे में इसे महसूस हुआ कोई इसके देखते ही दरवाजे से गायब हुआ हो। आंखों को मसलती साइड टेबल का लैम्प जलाकर चश्मा पहनकर दोबारा देखा। उफ, नज़र कमज़ोर हो रही है मेरी। सर पर चपेट मारती खुद कलामी के अंदाज में बोल के उठकर पानी पीने के लिए कमरे से निकल गई। सरगाम साहब, आकर ड्राइवर आ चुका है। लंबा चौड़ा आदमी एकदम सरगाम के पीछे आकर बोला। ठीक है, आता हूँ। सरगाम हुक्म देता अंधेरी में ज़ारा का कमरा देखता। आगे बढ़कर बेड पर पड़े इसके दुपट्टे को उठाकर मुस्कुराते हुए पलट गया। सरगाम के जाते ही बालकनी का दरवाज़ा ठक की आवाज़ के साथ लॉक हुआ। अस्सलाम वालेकुम सरगाम, मुलाजिम को जवाब देता सीढ़ियाँ फैलाता था अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सरगाम वेला में वो सिर्फ रात को जाता था, जबकि दिन में अपने डिफेंस वाले छोटे मगर खूबसूरत से घर में ले रहता था, जहाँ मुलाजमों की फौज नहीं थी। सिर्फ 2-3 मुलाजिम थे। इंसानों का खाना वो बहुत शौक से खाता था, जिसके लिए उसने हान सामा रखा हुआ था जो रात को खाना बनाकर अपने क्वार्टर में चला गया था।
اگلے دن حارث کی موت کی خبر ہر جگہ پھیل گئی۔ حارث کے گھر میں کہرام مچ گیا تھا۔ ہارون اور عارض صبح ہی اس کے گھر پہنچ گئے تھے، جبکہ مہوش اور ماہم بھی ان کے ساتھ ہی گئی تھی۔ عارف نے سرگام کو بلانے کے لیے اسے کال کی، جو پہلے ہی اس کے گھر کے راستے پر تھا۔ ڈھونڈ وری، میں آ رہا ہوں، سب سنبھال لوں گا۔ موبائل کان سے لگاتے ہی اس کے کچھ بھی کہنے سے قبل ہی بول کر سرگام نے کار دی، جلدی چلو، مجھے دوسرے کام بھی ہیں۔ سرگام نے روک سے ڈرائیور کو بولا، جس نے سر کو اسباب میں ہلا کر گاڑی کی سپیڈ اور تیز کر دی۔ زارا کہاں ہے؟ اب بھی کریم، ماموں سنجیدگی سے بولتے اندر ہوئے۔ خیریت ہے؟ کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ جی میں پریشان ہوں، اگر آپ سنیں گے تو آپ کی بھی حالت میری طرح ہو جائے گی۔ السلام علیکم ماموں، اس سے قبل نادیہ بیگم کچھ بوجھتی؟ ذرا مسکراتے ہوئے کریم ماموں کی طرف آئی۔ علیکم السلام۔ ذرا 2 دن کن کے ساتھ تھی تم؟ کریم ماموں سیدھا بات کی طرف آئے۔ ذرا کے چہرے کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی تھی۔ وہ ماموں بتایا تو تھا، یونیورسٹی والوں کے ساتھ پکنک۔ جھوٹ، اس سے قبل ذرا اپنی بات مکمل کرتی۔ ماموں غصے سے اس کی بات کاٹ کھچی ہے۔ زارا گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہوئی۔ کریم، کیا ہوا ہے؟ کوئی مجھے بھی بتاؤ۔ آپ بھی یہ کیا بتائے گی؟ اسے بتانا ہوتا تو چھپاتی جی کیوں؟ زارا، کیا کیا ہے تم نے؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ کریم، کیا ہوا ہے؟ ہم سے جھوٹ بولا کہ یونیورسٹی والوں کے ساتھ جا رہی ہے، لیکن راستے میں بس سے اپنے دوستوں کے ساتھ ان کی گاڑی میں جنگلوں کی طرف نکل پڑی۔ جانتی ہیں کسی جانور نے انہی میں سے کسی ایک کو مار دیا ہے، تبھی یہ آج یہاں ہے۔ کریم ماموں زب سے بتا رہے تھے۔ زارا کا چہرہ فک ہو گیا۔ یہ تربیت دی ہے تمہیں کہ ہماری آنکھوں میں دوجوں کو ہماری آزادی کا غلط فائدہ اٹھا رہی ہو؟ خدا نخواستہ تمہیں کچھ ہو جاتا، کبھی سوچا ہے تم نے تمہاری ماں کا کیا ہوتا؟ ماموں میں بس زارا جاؤ اپنے کمرے میں، اور ہاں، کل سے تمہاری یونیورسٹی جانا بند۔ پرائیویٹ پڑھنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ بوئی آؤ۔ نادیہ بیگم سپار لہجے میں 2 ٹوک بولتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ دی۔ ماموں ہنکار برتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ زہرا نے آنسوں سے لبریز نظریں کمرے کے بند دروازے پر مرکوز کی۔ جب کسی نے اس کے چہرے کو چھوا، زہرا کام کر پیچھے ہوئی۔ کون ہے؟ زہرا کی پشت پر کھڑا وہ اسے دیکھ کر مسکرا کر دیکھتا غائب ہو گیا۔ کام نہ ہوتا تو وہ آج اس کے پاس ہی رک جاتا۔ روتے ہوئے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ آدھی رات کو نیند میں ہی کسی کا لمس وہ اپنے گالوں پر محسوس کر سکتی تھی۔ سرگام اس کے قریب بیٹھا گال کو نرمی سے چھو رہا تھا۔ گالوں پر آنسوں کے نشان ابھی بھی واضح تھے۔ اس کی زارا روتے ہوئے سوئی تھی۔ یہ یاد آتا ہی اس کا چہرہ غصے سے تپنے لگا۔ تمہیں رلانے والے کو سزا ضرور ملے گی، زارا سرگام نے کہتے ہی جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ زارا ایک دم جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، اندھیرے میں آنکھیں پھاڑے ارد گرد دیکھتی، لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ شش، ریلیکس، سو جاؤ۔ سرگام کان کے قریب جھک کر سرگوشی کرنے لگا۔ زارا دھیرے دھیرے پرسکون ہوتی چلی گئی۔ اس کے دوبارہ نیند کی وادیوں میں ڈوبنے کے بعد سرگام چلا گیا۔ 2 دن تک نادیہ بیگم اس سے ناراض رہے، لیکن کب تھا؟ اکلوتی بیٹی تھی، پیار سے سمجھا کر معاف کر دیا۔ زارا نے شکر کا سانس لیا۔ السلام علیکم۔ کریم، کہاں رہ گئے ہو؟ موسم کتنا خراب ہو رہا ہے۔ وعلیکم السلام۔ فکر مت کریں، میں نکل چکا ہوں، بس آ رہا ہوں۔ ماموں نے انہیں تسلی دے کر آسمان کی طرف دیکھا۔ تیز بارش کے ساتھ جہاں وقفے سے بجلی بھی چمک رہی تھی، بائک ہلکے چلانا، بارش کم ہونے کی وجہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ نادیہ بیگم نے پھر فکر مندی سے بولتے
زارا کو زینہ چڑھتے تھے کھا اوکے اللہ حافظ۔ زارا کہاں جا رہی ہو؟ نادیہ بیگم نے فون رکھ کے اسے کہا جو دبے قدموں اوپر جا رہی تھی۔ اف پکڑی گئی، وہیں بھی نہیں، زبان تھا تو صدر دبا کر کہتی اتر کھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ 10 منٹ بعد وہ ارد گرد دیکھتی زینہ چڑھ رہی تھی۔ بارش اس کی کمزوری تھی، جبکہ نادیہ بیگم ہمیشہ اسے رات کی بارش میں نہانے سے منع کرتی تھی کہ بیمار ہو جاؤ گے۔ اف اللہ، اتنی حسین بارش ہو رہی ہے، کاش روز ہو، مزہ آ جائے۔ زارا بچوں کی طرح خوش ہوتی، گرج چمک بارش میں بچوں کی طرح کودتی، دونوں بازو پھیلا کر گول گول گھومتی، ایک دم تھرا کر رہ گئی۔ اسے یوں لگا جیسے گھومتے گھومتے وہ کسی کے حصار میں آ گئی ہو۔ سرگام جو اسے دیکھنے آتا تھا بارش میں اسے دیکھتا محسوس ہو رہا تھا۔ زارا پوری بھیگی اس کے حصار میں تھی۔ سرگام نے اسے کھینچ کر اپنے نزدیک کرنا چاہا جب نادیہ بیگم کے چیخنے کی آواز پھنس۔ زارا تیزی سے نیچے بھاگی۔ سرگام صاحب کام ہو گیا، گڈ، مرا تو نہیں صرف زخمی ہوا ہے۔ زارا کے گھر کی چھت پر درختوں کے قریب سرگام کھڑا سامنے کھڑے شخص سے بولا، ہو ٹھیک ہے؟ اب ایک کام کرو، اپنے چھوٹے بیٹے سے کہنا جب وہ باتھ روم جانے لگے تو اسے دھکا دے دی۔ سرگام سپورٹ لہجے میں حکم دیتا اندھیرے میں گم ہو گیا۔ یہ سب کام اس کے لیے مشکل نہیں تھے، لیکن وہ اپنے لوگوں کو کھیلنے کے لیے اسی طرف کام باندھ دیتا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کے پاس یہ شکر تھا۔ سر خالی تھی، کریم ماموں بستر پر تیل لگا کر بیٹھتے آدم بہن کو تسلی دینے لگی، جو کہ زارا اپنے بھیگے کپڑے بدلنے کے بعد جلدی سے ہلدی والا دودھ بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی تھی۔ میں نے کہا بھی تھا دھیان سے آنا، اب آرام کرو، کل کام سے چھٹی کر لینا۔ نادیہ بیگم دان کر تھی کچن میں جانے کے لیے کمرے سے نکل گئیں۔ ان کے جاتے یہ ماموں نے مسکرا کر سر پیچھے گرا کر آنکھیں مون لی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب کمرے میں 2-3 بچوں کے ہنسنے کی آواز پر پھٹ سے آنکھیں کھولتی، سیدھے بیٹھ کر سارے کمرے میں نظر دوڑائی۔ انہیں کمرے کو خالی دیکھ کر گہری سانس لیتے بستر سے اتر کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر گھڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ جب زور سے کسی کے دھکا لگنے سے دڑام سے زمین بوس ہوئے، پاس ہی پڑی کرسی کا کنارہ زور سے ان کی پیشانی پر لگا۔ تم یہیں رہو ماموں کے پاس، میں ٹیکسی یا رکشہ دیکھتی ہوں۔ یا اللہ ہے، بارش بھی آج تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ سینے پہ ہاتھ رکھتی گھبراتے ہوئے باہر نکلی۔ اندھیرے اور تیز بارش ہونے کے بعد گلی سنسان پڑی تھی اور ارد گرد دیکھتی وہ آگے بڑھنے لگی۔ جب کوئی گاڑی آ کر ان کے قریب رکی، استاد میں پریشانی سے دونوں بند دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ باہر بارش نوز اسی طرح جاری ساری تھی۔ جب نرس نے آ کر انہیں اندر آنے کا کہا تم بیٹھ جاؤ، یہاں میں دیکھتی ہوں۔ اللہ جانے میرے بھائی کو کس کی نظر لگ گئی ہے، زخمی ہی ہو گیا ہے۔ نادیہ بیگم بولتی اندر بڑھ گئیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کوئی پریشانی کی بات تو نہیں؟ نادیہ بیگم اپنے بھائی کے پاس کھڑی ہوتی ڈاکٹر سے بولی، وعلیکم السلام۔ پریشانی والی بات تو ہے، لیکن تھوڑی سی جھٹکے سے گرنے کی وجہ سے بری طرح موج آ گئی ہے، جس کی وجہ سے ایک ہفتہ کہیں نہیں گیا۔ اب دیکھیں کام کرنے والے کے لیے ہوئی نہ پریشانی والی بات۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے بات مکمل کر کے دعائیں کا پرچہ ان کی طرف بڑھایا۔ جی ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، بچے ٹھیک ہو جائے، اس کے علاوہ ہے ہی کون ہمارا، انشاءاللہ، بس لیٹنے میں تھوڑی احتیاط کیجیے گا۔ ڈاکٹر ہدایت دیتے جانے لگا۔ جب نادیہ بیگم کی بات پر وہ دوبارہ پلٹے، بالکل یہ گھر جا سکتے ہیں، ڈاکٹر جواب دیتے باہر نکل گئے۔ بینچ پر بیٹھی وہ اپنی امی کا انتظار کر رہی تھی۔ جب سرگام کو آتا دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، ایک دم سرگام کو دیکھ کر اسے شکریہ کرنے کا خیال آیا، جس سے کہ وہ لوگ کچھ بول پاتی۔ نادیہ بیگم باہر آ گئی۔
आंटी अब अंकल की तबीयत कैसी है? सरगम इसके करीब रुकता दादिया बेगम से पूछने लगा। ज़ारा इसके करीब खड़े होने के बाद थोड़ी झिझक कर पीछे हुई। सरगम की पेशानी पर अचानक एक बाल पड़ा था। ज़ारा तुम मामू के पास जाओ, मैं आती हूँ, नादिया बेगम इसे कहती आगे बढ़ गई। ज़ारा जल्दी से कमरे में चली गई। इसे सरगम से बात करने से झिझक महसूस हो रही थी। कैसी हो ज़ारा? मैं ठीक हूँ। ज़ारा ने दोनों हाथ की उंगलियां मरोड़ते हुए अपने सामने खड़े शख्स को देखकर धीमे लहजे में कहा, जो चमकती आंखें इसी पे मरकूज किए हुए था। डोंट वरी, तुम्हारे मामू जेल चलने फिरने लगेंगे जी इंशाल्लाह। वो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। अगर आप बर वक्त हमारी मदद न करते तो जाने मामू के साथ क्या हो गया था। मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए हाजिर रहूंगा। सरगम ने सरोशी में कहते एक कदम आगे बढ़ाया। ज़ारा ने उलझ कर इसे देखा, जिसकी आवाज़ इससे नहीं आई थी। आपने कुछ कहा? नहीं, शायद तुम मुझे सुनना चाहती हो। सरगम ने इसके करीब झुककर लहजे में मोहब्बत समोकर कहा। ज़ारा गड़बड़ा कर पीछे हटी। हा 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 हा, मजाक कर रहा हूँ, शायद तुम्हारी अम्मी तुम्हें ढूंढ रही है। सरगम ने हंस कर इसके पीछे नादिया बेगम को इर्द गिर्द देखता पाकर अंदाजा लगाया था। ज़ारा ने इसकी नज़रों के ताक़ब में पीछे देखा, जहाँ इसकी अम्मी वाकई से ढूंढ रही थी। मैं चलती। ज़ारा ने पलट कर सरगम को कुछ कहना चाहा, लेकिन सरगम को ना पाकर एकदम चुप हो गई। वो अचानक चला गया था, यानी कि सरगम का आंखों से ओझल होना उसे नागवार गुजरा था। गहरी सांस लेती वो नादिया बेगम की तरफ बढ़ गई। बारिश अभी तक हो रही है। मैंने एक टैक्सी वाले को कहा है। जिन्हों नादिया बेगम की बार बार इसने सर हिलाया। तीनों अभी टैक्सी की तरफ बढ़ने ही लगे थे जब सरगम ने गाड़ी रोक कर बैठने का कहा। नहीं बेटा, आप जाएं, पहले ही आपका बहुत वक्त बर्बाद हो गया है। आंटी बैठी। सरगम ने ठहर बोलती इनकी तरफ देखा। नादिया बेगम खामोशी से मुस्कुराकर अपने भाई के साथ पीछे बैठ गई। ज़ारा बैठने में मदद करती और भी बैठने लगी जब किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। तुम आगे आ जाओ। सरगम इसे देखकर बोलता दोबारा ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। ये क्या कह रही हो? सरगम एक इंसान से शादी, तुम जानती हो, अगर ऐसा हुआ तो वो कुछ ही दिन में मर जाएगी। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं सरगम हैदर इसके सारे डर हो खत्म कर दूंगा। सरगम ने पुरस्कून लहजे में अपनी माँ को देख कर कहा। नामुमकिन, तुम क्या समझते हो? अगर उसे बताया जाए कि उसके शौहर एक जिन है जिसके बहुत से रूप हैं, तो वो इसी वक्त मर जाएगी। वो मेरी मोहब्बत है। वाला शादी के बाद मैं अपने शहर वाले घर रहूँगा। सरगम के चेहरे के तासरात बिगड़े। क्या बकवास है ये, तुम हमारे कबीले के सरदार अपने ही घर को छोड़कर इंसानों के बीच रहोगे? नहीं, मेरी रोटी नाम जानती है। रहा इसे बताने का तो मैं जानता हूँ वो सह नहीं सकेगी, इसलिए फिलहाल ये हकीकत से छुपाकर रहना होगी। सरगम की बात पर इनके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट फैली। तुम जिंदगी भर इसे हकीकत से दूर नहीं रख सकते। तुम भी अच्छी तरह जानते हो मियाँ बीवी की अज़वाजी ज़िंदगी क्या होती है। मुझे मत भूल जाइए, एक बार मेरी शादी होगी तो वो सिर्फ मेरी हो जाएगी, तब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, वो मुझसे अलग होने की कोशिश करेगी, तब होश से ज़रूर मर जाएगी। सरगम सपाट लहजे में बोलता दरवाजे से जाकर पलटा। कल शाम को आप फिर आ जाइएगा। आर्या के साथ शादी के बाद अब आपकी बहू इसी विला में आएगी। ज़ारा सरगम बिन की दिलकश मुस्कुराहट के साथ कहता वो कमरे से निकल गया। आप कैसी हो? सरगम गई नज़रों से उसे देखता मुस्कुरा कर बोला, मैं ठीक हूँ। आप शाही मामू से मिलने आए हैं? हाँ, मिलने तो नहीं से आया हूँ, लेकिन कुछ मांगने भी। सरगम ने ज़ुमानी अंदाज में उसे देखते हुए कहा। ज़ारा ने गड़बड़ा कर उसे देखा। क्या चाहिए? ज़्यादा सोचो मत,
मुझे जो चाहिए मैं ले लूँगा। हम सरगाम शोख लगी में बोलता गाड़ी से गुजरते अपनी माँ और बहन को देख कर मुस्कुराया। अस्सलाम वालेकुम आंटी, ये मेरी अम्मी जान है और ये मेरी बहन है आर्या। सरगाम ने नादिया बेगम से तारुफ करवाया तो ज़ाहरा दरवाजे पे खड़ी सरगाम की माँ और बहन के इनके घर आने की वजह सोच रही थी। सरगाम की फैमिली से ऐसे ताल्लुक तो नहीं थे कि वो अपनी माँ और बहन को मामू की वजह से ले आए। आंटी क्या हम आपका घर देख सकते हैं? आर्या ने मुस्कुरा कर सामने बैठी और की तरफ देखा। क्यों नहीं बेटी, जाओ। ज़ाहरा लेकर जाओ, नादिया बेगम ने हामी बढ़ते साथ ज़ाहरा से कहा, जो चौंक कर अपने ख्यालों से निकलकर सर हिला कर आर्या को देखने लगी, जिसने पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ सरगाम की तरफ देखकर उठती उसके साथ ड्राइंग रूम से निकल गई। आप लोग बैठे, मैं 2 मिनट में आती हूँ। ठहरिए, हम अंधेरा होने से पहले वापस चले जाएंगे, इसलिए अगर बेहतर समझे तो ज़ाहरा के मामू के सामने ही हम अपनी बात कर लें। नादिया बेगम के बोलने पर आर्या बेगम ने सफार लहजे में कहा, जी ठीक है, फिर आ जाएं। नादिया बेगम मुस्कुराती हुई सरगाम और उसकी माँ के साथ कमरे की तरफ बढ़ गई। अच्छा है, घर हमें पसंद आया। मेरे अब्बू ने इस घर को बनाने में बहुत मेहनत की है। ज़ाहरा ने गर्दन उठाकर इसे देखा। ज़रा इसके कद को हज़र से देखती, फिर खुद ही सर झटक देती। हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो है वो बेहतरीन है, ज़बरदस्त। तुम जानती हो हम यहाँ क्यों आए हैं? आर्या ने सीने पर हाथ बांधकर उसे कहा। पता नहीं। ज़ाहरा ने मासूमियत से कंधे उचकाए। हाँ चलो हम बता देते हैं। आर्या कंधे उचकाकर उसके कान की तरफ झुकी। सरगाम बयान के लिए तुम्हारा साथ मांगने के लिए, सरगोशी में बोलते वो पीछे हट गई, जबकि ज़ाहरा से बेचैनी से देखने लगी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, जबकि आर्या इसे वहीं छोड़कर कमरे से निकल गई। आर्या के बताने के बाद से वो कमरे से निकलने की हिम्मत ही नहीं कर सकी। रात के 8 बज रहे थे जब नादिया बेगम दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल हुई। तो ज़ाहरा, ये क्या तरीका था, एक बार मिलने आती। सरगाम की अम्मी क्या सोच रही होगी? अम्मी मैं सो गई थी। ज़ाहरा वार्डरोब के दोनों पार्ट खोलकर बेमकसद कपड़े देखने लगी। बहाने मत करो। ज़ाहरा, वो लोग तुम्हारे लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए थे। नादिया बेगम इसकी पूछ पर आपने क्या जवाब दिया? ज़ाहरा ने अचानक पलट कर संजीदगी से पूछा। नादिया बेगम सांस खींचती चलती हुई इसके मुकाबले आई। मैंने और तुम्हारे मामू ने इन्हें हाँ कह दिया है। वो लोग शादी भी जल्दी करना चाहते हैं। नादिया बेगम इसे बताकर मुस्कुराई। ये क्या कह रही हैं? ज़ाहरा ने हैरत से अपने माँ को देखा। हैरत इतनी शदीद थी कि और कुछ बोल ना सकी। इसमें गलत क्या है? मुझे तो वो लोग अच्छे लगे। तुम्हें खुश होना चाहिए। इतनी जल्दी क्या है? अम्मी आओ, तुमसे मशवरा नहीं मांग रही मैं। ज़ाहरा, अच्छा है, अपने घर की हो जाओ। नादिया बेगम का अंदाज एकदम बदला। ज़ाहरा ने